लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि आखिर यूएसए ये दोगलापंथी करेगा क्यों? तो देखिए इसका सीधा सिंपल सा कारण है फाइव आइज। फाइव आइज के बारे में बहुत दिनों से काफी चर्चा चल रही है, जिसमें कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। इन देशों में एक संगठन बना हुआ है और ये संगठन ऐसा है जिसका कि नाम फाइव आइज है, और इन सभी देशों को आपस में इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करनी होती है। इस समय जो रिलेशंस जिस स्तर पर पहुंच गए वो काफी अच्छे हैं। और देखिए जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों में भी बात कर चुके हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स को हर एक देश चाहता है, और जापान में भी एक अच्छी खासी इंडियन आबादी या तो काम करती है या पढ़ाई करती है। जय दोस्तों, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोगलापंथी और दोस्ती की दोनों की मिसालें देने वाला। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें तो इंडिया और कनाडा के बीच के इश्यूज काफी तेजी से गर्मा रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसमें अलग अलग देश भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय एक तरह का कोल्ड वॉर जारी है, और दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हो जाएं। जब हम दुनिया की ताकतों के बारे में बात करते हैं तो जहां पर बल के मामले में अमेरिका सबसे आगे आता है, तो इन टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं जापान का नाम लिया जाता है। अब ऐसे में इन दो देशों का जब मैं नाम ले रहा हूं ना, तब आप इस समय यूएसए के साथ एक दोगलेपन को जोड़ सकते हैं और जापान के साथ में एक सच्ची दोस्ती को जोड़ सकते हैं। इन दोनों ने क्या किया है ऐसा कि इन दोनों के साथ ये वाला टैग लगाना पड़ रहा है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अमेरिका। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि निज्जर की हत्या को लेकर सबसे पहले जो इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था वो यूएस की तरफ से दिया गया। अब आप जरा सोचिए कि यूएस जो कि भारत को एक तरफ तो अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता रहता है, वहीं पर वो कनाडा के साथ जाकर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये एक एलिगेशन था, मतलब अमेरिका के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था, प्लस अमेरिका ने किसी भी तरीके से इंडिया का नाम भी नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इनडायरेक्ट इनपुट दिए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए आपने कई सारे रिपोर्ट्स में पढ़ा ही होगा कनाडा ने निज्जर को उसकी हत्या के कुछ समय पहले वार्न भी किया था कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि तुम्हारे नाम की बाउंटी दी गई है, मतलब एक तरह से तुम्हारे नाम की रिश्वत मार्केट में दी गई। अब यहाँ पर रिश्वत की जब बात आती है तो रिश्वत कोई भी दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कनाडा में कैसे अलग अलग गैंग वॉर चलते रहते हैं, तो वहां पर रिश्वत कोई भी दे सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इनपुट यूएस ने दिया था, ये एक बात तय है। हालांकि जो दूसरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि यूएस ने डायरेक्टली इंडिया का नाम नहीं लिया था। बट अब जो कहानी आगे बढ़ी है धीरे धीरे, उससे समझ में आ रहा है कि यूएस किस तरीके से एक तरफ तो बोल रहा है कि नहीं इंडिया के हम साथ खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से भी नहीं बच रहा है कि नहीं इंडिया को जवाबदेही का, मतलब अकाउंटेबिलिटी इंडिया को देनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी का शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। जब आप किसी व्यक्ति को अकाउंटेबल बोलते हैं, मतलब कि भैया इस व्यक्ति के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं और इस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी देने का मतलब सीधा सीधा यही होता है। व्यक्ति की जगह पर यहाँ पर इन लोगों ने भारत देश को जोड़ दिया है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया की एक और चीज देखेंगे तो हर जगह पर आपको खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर की जगह पर सिख लीडर निज्जर लिखा हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, जब वहां पर सिख लीडर लिख देते हैं तो वहां पर टेरर वाला एंगल तो पूरा का पूरा चला जाता है। तो ऐसे में वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर निज्जर की जो एक पूरी की पूरी मैं कहूंगा इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें एक अलग ही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा या यूं ही एक अलग ही सीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो साफ तौर पर हम देख ही सकते हैं। निज्जर ने भारत में क्या किया था, भारत से क्यों भाग कर गया था, ब्रिटेन में वो किस नाम से पकड़ा था, रवि शर्मा के नाम से उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़ा थे, इन सब चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यूएस की दोगलापंथी सीधे तौर पर इन्हीं चीजों से उसी के देश की मीडिया ने उजागर कर दी। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आपके जहन में यह भी आना चाहिए कि आखिर यूएसए ये दोगलापंथी करेगा क्यों? तो देखिए इसका सीधा सिंपल सा कारण है फाइव आइज। फाइव आइज के बारे में बहुत दिनों से काफी चर्चा चल रही है, जिसमें कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। इन देशों में एक संगठन बना हुआ है और ये संगठन ऐसा है जिसका कि नाम फाइव आइज है, और इन सभी देशों को आपस में इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करनी होती है। कहीं ना कहीं इसी एक पैक्ट के कारण इन लोगों ने इंटेलिजेंस को शेयर किया है। हालांकि यूएस ने कोई पहले से इंटिमिडेट नहीं किया था, जो हम कहते हैं ना अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाना। जब किसी व्यक्ति को असैसिनेट करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती कि नहीं यार तुम्हारे ऊपर ही ऐसा हो सकता है, तो यूएस ने ऐसा नहीं किया था। यूएस ने इंफॉर्मेशन दी बाद में ही है। लेकिन वहां पर अब बात यही आ रही कि एक तरफ तो यूएस कह रहा है कि नहीं अगर कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ भी लफड़ा होता है तो हम भारत की तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी देखिए कि अपने अलाई के साथ वो बिल्कुल बेदम तरीके से खड़ा हुआ है। और देखिए इसमें कोई गलती नहीं है, अगर कनाडा और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हैं, दोनों अलाई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना बस यहां पर यह है कि अगर यूएस को ये दोगलापंती करनी है तो फिर कम से कम इंडिया को तो धोखे में ना रखें। और देखिए इंडिया धोखे में रहने वाला भी नहीं। अमेरिका को इंडिया से मतलब निकालना है, चाइना को बढ़ते हुए रोकना है, सिर्फ इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका आज की तारीख में इंडिया की इतनी लल्लो चप्पो करता है। नहीं तो अमेरिका बिल्कुल भी घंटे से इंडिया को भाव नहीं देने वाला था। लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण नहीं, बल्कि अपनी वर्कफोर्स, अपनी इंटेलिजेंस के कारण भी दुनिया में इस समय ऐसी जगह बना ली है कि ना चाहते हुए भी अमेरिका को इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित करना ही पड़ा। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, अभी जापान के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको और समझ में आएगा कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि इस समय इंडिया के लिए देश खड़े हो रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं यूएसए के, उन्होंने दरअसल यहां पर एक बयान देकर बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। उन्होंने बयान दे दिया अकाउंटेबिलिटी को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम ये चाहेंगे कि
इंडिया इस पूरी की पूरी जांच में सहयोग करे, और जिस तरीके से भी इस पूरी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने में कनाडा की मदद करे। समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि नहीं भैया हम इंडिया के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप कनाडा को बिल्कुल लॉलीपॉप खिलाते हुए बोलते हो कि नहीं भैया इंडिया जो है तुम्हारा साथ देगा। अब यहाँ पर इंडिया को अपनी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि आखिर इंडिया किस जगह पर खड़ा हो रहा है। इस समय पे जब हम ये बात कर रहे हैं तो यूएन की जनरल असेंबली चल रही है और उसी के पैरेलल में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है ना उनकी मीटिंग चल रही है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया आते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात यह है कि इस संगठन को क्यों बनाया गया है? इस संगठन को बनाया गया है चाइना को टैकल करने के लिए, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री को लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि यार एकदम से मैंने यहाँ पर क्वाड का नाम क्यों ले लिया? क्वाड का नाम यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है, क्वाड में आता है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो इनके साथ फाइव आइज ग्रुप में भी है, कनाडा के साथ में जापान। लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो जापान आता है G7 देशों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा आ जाता है, यूएस आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, यूके आ जाता है और जापान आ जाता है। ये 7 देश आ जाते हैं G7 के अंडर में। अब कनाडा एक और चाहत रख रहा था, कनाडा चाहत रख रहा था कि G7 देश जो है वो भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करें। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए वो इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार के या तो एलिगेशन लगाए या किसी भी तरीके से इंडिया को अकाउंटेबल ठहराए कि नहीं कनाडा जो कह रहा है उसके लिए इंडिया को एक्शन लेना ही होगा, जिससे कि दुनिया के लेवल पर, दुनिया के सामने पहली बात इंडिया की इज्जत छिछलेदार हो, दूसरी बात इंडिया को शर्मसार होना पड़े, और तीसरी बात इतने सारे देश जब मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, इतने बड़े बड़े देश, तो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना पड़ेगा और जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? जापान ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया। जापान और इंडिया के रिलेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो काफी अच्छी ही बातें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं। जापान और इंडिया में इस समय जो रिलेशंस जिस स्तर पर पहुंच गए वो काफी अच्छे हैं। और देखिए जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों में भी बात कर चुके हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स को हर एक देश चाहता है, और जापान में भी एक अच्छी खासी इंडियन आबादी या तो काम करती है या पढ़ाई करती है। तो जापान नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से कि दूसरे के फटे के चक्कर में अपनी टांग खराब कर ले। तो जापान ने यहां पर साफ तौर पर बोल दिया है कि G7 समिट हम लोग इसलिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे कि हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोले। अब इसका और कारण क्या है? इसका दूसरा कारण यह है कि यूके, फ्रांस, इटली, ये सब के सब देशों से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, जहां पर कि फ्रांस के तो मतलब क्या ही बोल दे, इमैनुअल मैक्रो, रफाल हम लोग उनसे खरीद रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी ये देश नहीं चाहेंगे तो कि ये जो करोड़ों अरबों की डील जिस देश से कर रहे हैं वो उस देश से किसी भी तरह से पंगा ले। अब जो लोग बार बार ये कहते रहते हैं ना कि मोदी जी फॉरेन जाकर करते क्या, सिर्फ घूम के आ जाते हैं, उनको इस समय इंडिया की पोजीशन देखनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। जो इस समय इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है ना, कनाडा की लाख कोशिशों के बावजूद भी, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा कारण है जो इंडिया की डिप्लोमेसी रही है विदेशों में पिछले कुछ समय में, उसके कारण। अगर इंडिया ने अपने फॉरेन रिलेशंस को इतना स्ट्रांग नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हम सबके सब यहां पर संघर्ष कर रहे होते। लेकिन कनाडा जो कि लगातार इतने सारे बड़े बड़े देशों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके बावजूद भी कहीं से कहीं तक भी कुछ आउटकम निकाल कर ला नहीं पा रहा है। और क्योंकि वो आउटकम नहीं निकाल कर ला पा रहा है, इसीलिए आप देखिए यहां पर इस तरीके से पूरा का पूरा खेल जो है आपके सामने नंगा होकर आ गया है कि कनाडा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा तो इवन ये तक चाहता था कि जो क्वाड की बैठक अभी चल रही है, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर इस समय अमेरिका में मीटिंग कर रहे हैं क्वाड के, इस मीटिंग में भी जापान अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे को उठाए, लेकिन वहां पर भी जापान ने मना कर दिया। जापान ने तब भी कह दिया कि भाई क्वाड का जो निर्माण हुआ है, जो गठन हुआ है, वो चाइना के इशू के लिए हुआ है, ना कि आपके पर्सनल इशू के लिए। तो इसके लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जो करना है आप अपने स्तर पर करिए, आप हमको इसमें ना ही इन्वॉल्व करें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे आप G7 की बात कर लें, G20 की बात कर लें, फाइव आइज की बात कर लें, मतलब कि जितने भी मेजर ये बड़े बड़े संगठन हैं, इन सभी संगठनों में कहीं ना कहीं अमेरिका एक बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका G7 में भी है, अमेरिका G20 में भी है, अमेरिका फाइव आइज में भी है। तो ऐसे में अलग से जो देश हैं, अमेरिका के अलावा जो भी देश हैं इन संगठनों में, उनके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं तब कि आखिर अमेरिका क्या बोल रहा है। और अमेरिका ने इस समय अपनी पोजीशन कुछ ऐसी बना ली है कि भैया हम तो मध्यस्थता करने वाले हैं, हम तो बीच में बैठने के मैटर को सॉल्व करने वाले हैं। एंटनी जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, इनसे इन्होंने क्या कह दिया भैया, साफ तौर पर अकाउंटेबिलिटी को बात कह दी। इन्होंने कहा है कि जो भी मैटर है उसको हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। निज्जर की जो हत्या हुई हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले भी कई सारे मैटर हो चुके। खशोगी वाला जो एक मैटर हुआ था जिसमें कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लगा था, वो एक मैटर हालांकि अलग था, लेकिन अमेरिका उसमें भी पूरी तरीके से कूद गया। अब यहां पर अमेरिका एक तरफ तो कुछ अधिकारियों से बोल रहा है कि नहीं भैया इंडिया ने गलत किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों से बुलवा रहा है कि नहीं इंडिया तो सही कह रही है, और कनाडा के सामने इंडिया तो एक हाथी की तरह और कनाडा सिर्फ एक चींटी की तरह। यहां पर आप देखिए दो तरह की बातें चल रही है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि अमेरिका जो है इस समय इतना बड़ा दोगलापंती कर रहा है कि उसके आगे आप किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। तो अब यहां पर एक सवाल ये जो आ जाता है, जो मैंने अभी उठाया, कि आखिर अमेरिका इतना मैटर क्यों करता है। अमेरिका हर एक संगठन में मौजूद है। इस समय अमेरिका की करेंसी के ऊपर ये अधिकतर देश ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत
ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत। और ऐसे में ये ब्लिंकन का जो बयान सामने आया है ना, जिसमें कि उसने इंडिया की अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात कही है, इसके बाद कई सारे यूएस के एनालिस्ट ने ही उनको वार्न कर दिया कि भैया आप बहुत ध्यान से कनाडा और इंडिया के इशू के ऊपर बात करें। पहली बात तो ये कि इन लोगों का कहना है कि आप उस मैटर में ना ही बीच में पड़े तो शायद बेहतर होगा, और अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप इस मैटर में बीच में पढ़ भी रहे हो, तो भैया आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इस मैटर में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि भैया आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हीं यूएस के एनालिसिस करने वालों का कहना है कि कनाडा में होने वाले चुनाव और कनाडा में जो भी कुछ ये चल रहा है ना, जिसमें खालिस्तानी निज्जर की हत्या की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी, क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में खालिस्तानियों का उनको बहुत सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात उनको खालिस्तानी की भाषा बोलनी ही पड़ेगी। तो यूएस के एनालिसिस करने वालों का कहना है कि अगर आपने इस मैटर के ऊपर जबरदस्ती का कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इंडिया की तरफ से कुछ रिटेलिएशन देखने के लिए मिल जाए। तो इसीलिए पहली बात तो ये कही जा रही है यूएस में कि इस मैटर में यूएस ना ही घुसे तो बेहतर होगा, मतलब कि आप मत घुसाओ ना फटे में टांग। और दूसरी बात, ये मैटर कनाडा का है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ड्रिवन, तो इस मुद्दे के ऊपर ना ही कुछ बोला जाए तो बेहतर होगा। तो यहां पर दो देशों की हमने बात करी, एक था अमेरिका और एक था जापान। एक तरफ अमेरिका जो अपनी दोगलापंथी अभी तक बंद नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ जापान है जिसके पास मैं कहूंगा शायद मौका था इंडिया को नीचा दिखाने का, लेकिन उसने सही फैसला किया और एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसने कनाडा को साफ कह दिया कि भैया हम अपने मंचों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं करने वाले हैं, बाकी आप अपना देख। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।